हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज अपने एक नया जो सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज अपने इस सेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, जो पिछले सालों के जो पेपर हैं उन पेपरों का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये पेपर जो है वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, इसका कारण ये है कि पिछले सालों के जो पेपर हैं उनको तैयार करके हम आने वाले पेपर के जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। कारण क्या है, इसका कारण यह है कि हर साल जो पेपर बनता है या जब भी पेपर बनाया जाता है, आयोग के द्वारा, तो पेपर पिछले पेपर को देखकर बनाया जाता है। भी पिछला पेपर जो है किस टॉपिक में से क्वेश्चन उठाया गया है, लगभग उसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो उठाया जाता है। तो अपने इस श्रृंखला के अंदर शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो 2011 के अंदर जो पेपर हुआ था, जब आरटेट हुआ करता था, उस टाइम जो पेपर हुआ था उस पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आगे वाले 2012 वाले में, फिर 2015, फिर 2021, इस तरीके से हम पिछले सालों के जो पेपर हैं उनके ऊपर व्याख्या करेंगे। और उसके बाद हम इसकी एक जो मैराथन है वो मैराथन शुरू करेंगे। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बने और वो भी इस चीज को, इस श्रृंखला को कवर करते हुए अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को बेहतर बना सके। तो ये काम जरूर करें, आप अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, आज की क्लास पर। तो आज अपने करने वाले हैं पुराने पेपर के हल बनाएंगे सफल। पुराने पेपर जो है वो क्या बनाएंगे, अपने को सफल बनाएंगे। इसे के साथ अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो साइंस और मैथ का जो पेपर है 2011 का, उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं। 2011 का जो मैथ और साइंस का जो पोर्शन था उसमें मैथ का पोर्शन पहले लिया है, उसके बाद साइंस का पोर्शन लिया है। तो मैथ के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, एक ऐसा क्वेश्चन था 2 की पावर 2, 2 की पावर फिर 2, इस तरीके से, फिर ये दिया हुआ था, फिर इस दिया हुआ था। इसका सरल रूप बनाना है अपने को। क्या बनाना है? सरल रूप बनाना है। तो इस चीज को ध्यान दें आप। 2 की पावर 2, फिर इसकी 2, फिर इसकी 2 है। देखो, तो पहले इसको हल करते हैं। देखो यहां क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, देखो 2 की 2 है तो 4 हो जाएगी। और फिर ये 2 की पावर 2 की 4 है तो कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 8 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा अपने पास, है ना। नहीं, एक मिनट, ये देखो इसको ऐसे करेंगे। 2 की पावर 2 फिर 2 फिर 2 दिया हुआ है तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, ये 2 है। और इसका क्या बन जाएगा, देखो 2 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, 4। अब यहां 2 की पावर 4 है तो 4 बार लिखना है इस 2 को। देखो कितनी बार, 4 बार। 4 बार लिखेंगे तो 2 की पावर कितना बन गया, 16। यानी कि 2 की पावर 16 आएगा। एक तो देखो यहां है, और देखो कहां है, यहां है, और देखो कहां है, यहां है। देखो है कि नहीं है। अब दूसरा देखो, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर जो है वो 2 की पावर फिर 2 है तो 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4। और इसकी पावर कितनी है, देखो 2 की पावर 2 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 4। तो 4 की पावर 4 आ रहे हैं। तो 4 की पावर 4 यहां भी आ रहे हैं। या तो इसमें तो 2 की पावर 16 नहीं था तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो 4 की पावर 4 नहीं आया, ये वैसे कैंसिल हो गया, इसमें आ रहा है। देखो उसके बाद क्या था, देखो उसके बाद था 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2 दे रखा है अपने को। देखो तो यहां 2 की पावर कितना बन गया, देखो 4 और इसकी होल पावर 2 है। पावर के पावर होता है तो अपने क्या करते हैं, पावर का गुणा। तो 2 की पावर क्या बन गया, 8। या अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 है,
या इसको अपने क्या लिख सकते हैं 16 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं 16 की पावर 2। तो 16 की पावर 2 देखो यहां भी है और यहां भी है, देखो दोनों में है। तो इसमें ए और दोनों सही थे। तो जो बोर्ड ने इस क्वेश्चन में बोनस अंक दिया था कि इसके अंदर दोनों ऑप्शन सही थे, पहला ऑप्शन भी सही था और दूसरा चौथा भी सही था, तो इसमें बोनस अंक दिया गया था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है आपको, ये एक व्यंजक दे रखा है और इस व्यंजक के गुणनखंड बताने अपने को। क्या बताने हैं? गुणनखंड बताने हैं। व्यंजक क्या दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर है देखो, और फिर दे रखा है माइनस का जेड स्क्वायर। अब ये देखो ध्यान से देखें, ये एक सर्व समीकरण है, कौन सी? a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो अपन इसको लिख सकते हैं ना x प्लस ए वाई की होल स्क्वायर, और ये माइनस जेड की स्क्वायर। अब देखो ये a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बन गया, तो एक बार प्लस लिखते होते हैं और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस है और एक बार ए माइनस लिख देते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा माइनस जेड, और ये बन जाएगा एक्स ए प्लस वाई और प्लस का जेड आ जाएगा। देखो तो कौन सा आ रहा है? एक्स प्लस ए वाई प्लस ए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये देखो ए ऑप्शन इसमें क्या आ रहा है? सही आ रहा है अपना। ए ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है? सही आ रहा है। ओके हाँ जी। उसके बाद थर्ड दे रखा है देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 में एक्स में सर्व समीकरण है। ये क्या है? सर्व समीकरण है। तो देखो सर्व समीकरण किसको कहते हैं? ध्यान दें, सर्व समीकरण जो होती है वो किसको कहते हैं? सर्व समीकरण कहते हैं यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें चर के मान उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करे। क्या करे? संतुष्ट करे। वही क्या है? सर्व समीकरण होती है। हम लोग यही पढ़ते हैं। तो यहां इसमें अपने जो ये सर्व समीकरण दे रखी है, ये जो अपने को एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें यहां ए बी और सी जो है ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। देखो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याओं के ऐसे मान जिनको रखने पर इसमें जो x की वैल्यू है या इस समीकरण का जो मान है वो 0 हो जाए। तो 0 कब हो सकता है? जब a भी 0 कर ले अपने, b भी 0 कर ले और c भी क्या कर ले? 0 कर ले। तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कौन सा आ जाएगा? a भी 0, b भी 0 और c भी 0। तो कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है। हर से 2 कम है, तो मान लेते हैं हर जो है इसका वो क्या है? x है अपने पास। क्या हो गया? x। तो अंश क्या हो जाएगा? अंश क्या हो जाएगा? हर से 2 कम हो जाएगा। देखो हर से 2 कम हो जाएगा, तो भिन्न क्या बन जाएगी अपने पास? भिन्न बन जाएगी x माइनस 2 बटा में x। अंश बटा हर लिखते हैं देखो अपने। अब क्या कह रहा है? यदि इसके अंश में से 2 घटा दें, 2 घटा दो और अंश में से, और हर में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो, हर में क्या कर दो? 2 जोड़ दो। तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है। 1/3। अब देखो ये x माइनस 4 और ये क्या बन गया? x प्लस से 2 बराबर है 1/3। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 3x माइनस 4 12 बराबर है x प्लस से 2। x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास? 3x। इस x को इधर लाएंगे तो माइनस x बराबर में क्या है? 2, और 12 उधर लेके जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। इधर कितने बच गए? देखो 2x, और इधर कितने हो गए? 14। तो x कितना आ गया अपने पास? देखो 7। x कितना आ गया? 7। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी? प्रारंभ में भिन्न हमने क्या मानी थी? देखो x माइनस 2/x मानी थी। तो अंश क्या हो जाएगा इसका? देखो अंश से 2 कम करना है, अंश 2 कम कर देंगे 5, और हर जो है वो क्या रह जाएगा? x यानी के 7। 5/7 हो जाएगी। देखो 5/7 क्या हो जाएगी? इसकी प्रारंभिक भिन्न हो जाएगी। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट से 5 नंबर था
x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को x माइनस वाई से भाग दें तो भागफल और शेषफल क्या होंगे ये बताना है। देखो क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 दे रखा है, इसमें अपने को भाग देना है x माइनस वाई का। अब इसको अपने लिख सकते हैं ना, देखो x की पावर 2 की होल 2 और इसको y की पावर 2 की होल 2 और ये देखो x माइनस वाई पड़ा ही अपने पास। अब ऊपर वाला देखो a की स्क्वायर माइनस a b की स्क्वायर जैसा बन गया, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दें तो क्या बन जाएगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, एक बार प्लस लिख दिया, एक बार अपने इसको माइनस लिख देते हैं, बटा में क्या है x माइनस वाई है। अब ये देखो फिर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो इसको फिर लिख दो आप, क्या आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर और इंटू में x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, बटा में क्या है अपने पास है x माइनस वाई पड़ा, ये देखो ये इससे कट हो जाएगा, क्या रह गया x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और इंटू में है x प्लस वाई, इनका गुणा कर देते हैं। देखो पहले एक्स स्क्वायर का गुणा कर लेते हैं एक्स प्लस वाई से और फिर वाई स्क्वायर का गुणा कर लेते हैं एक्स प्लस वाई से, तो क्या बन जाएगा देखो एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और इसका करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई की क्यूब। अब देखो भाग पूरा पूरा जा रहे हैं तो शेषफल तो क्या हो गया 0, ये क्या आ गया अपना भागफल, ये तो क्या हो गया भागफल हो गया देखो, और शेषफल क्या रहा 0 रहा, शेषफल क्या रहा 0 रहा। देखो तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन है सही हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, यदि किन्हीं दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है तो क्या होगा, कौन सा प्रतिबंध जो है वो सही है इसमें से वो बताना है। समांतर माध्य अपने जानते हैं अच्छे से, देखो समांतर माध्य जो होता है वो क्या होता है, दोनों संख्याओं का जोड़ करते हैं, जितना योग आता है उसमें उतनी संख्याओं का भाग लगा देते हैं अपने, तो a प्लस बी बटा 2। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस बी का अंडरूट a इंटू बी का अंडरूट, ये दोनों बराबर है, वो कह रहे हैं कि माध्य और जो गुणोत्तर माध्य है ये आपस में क्या है बराबर है, वो कह रहे हैं। अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दें वर्ग कर दें, अपनी दोनों तरफ क्या कर दें वर्ग कर देते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, इधर रूट हट जाएगा, देखो क्या रह जाएगा ए बी। अब इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसको क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो 4ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस 4ab को इधर लाएंगे तो माइनस बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान दें a स्क्वायर का a स्क्वायर आ गया, अब देखो प्लस के 2ab और माइनस के 4ab है तो माइनस के 2ab और प्लस का क्या है बी स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास 0। अब ये देखो किसका बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर है, देखो बराबर 0, तो स्क्वायर को उधर भेज दें तो a माइनस बी बराबर 0 का रूट क्या होता है 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा b, तो कौन सा प्रतिबंध आ रहा है a बराबर b आ रहा है, देखो कौन सा प्रतिबंध आ रहा है a बराबर b आ रहा है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट दिया हुआ है 48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर जो है वो 6 माही है। अब आपको अच्छे से बताया था जब 6 माही हो, शर्त 6 माही दे रखी हो तो समय हम क्या करते हैं 2 गुना, समय को तो क्या करते हैं 2 गुना और दर जो होती है वो क्या हो जाती है आधी, दर क्या हो जाती है आधी हो जाती है, इस शर्त को याद रखना है आपने। ओके हाँ जी, तो मिश्र धन क्या था अपना, मिश्र धन बराबर मूलधन 48,000 इंटू में क्या करना था 100 प्लस जितनी दर दे रखी हो आपको वो लिखनी है, दर 10 है देखो आधी हो जाएगी 5 बटा में 100, समय देखो 1.5 वर्ष है 2 गुना करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा देखो 48,000 और इंटू में 105 बटा 100, जितनी पावर हो उतनी बार लिख देते हैं अपने,
उतनी बार क्या करते हैं, इसको लिख देते होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 21 पंजे 105, 2 पंजे 10, फिर 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 4 पंजे 20, 4 का भाग इसमें लगा दो 12, फिर 2 का लगा दो 6, क्या आ गया देखो 6 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, कर लो गुणा इनका, क्या आ रहा है देखो, पहले 21 को 21 से गुणा करते हैं 441 आ जाता है देखो, फिर 441 को फिर 21 से कर दो, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 के 84 और 2 86 हासिल 8, फिर 84 और 8 कितने हो जाएंगे 92, 92 61 आ गया। फिर इसको 6 से करना है देखो, 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 छिके 36 और हासिल बच जाएगी अपने पास कितनी 3, 6 दुए 12, 12 और 3 15, फिर हासिल 1, फिर 6 नीम 54, 54 और 1 55, कितना आ गया 55। तो कितना आ रहा है अपने पास 55 566 आ रहा है, 55 566 आ रहा है देखो। अब अपने को ब्याज चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए ब्याज। जो मिश्र धन आया है, मिश्र धन क्या आया 55 566, इसमें से जो मूल धन है वो माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करो 6 6 7, 5 में से 8 जाता नहीं हासिल, 15 में से 8 गए 7, 7766 रुपये, क्या आ जाएगा 7766 रुपये, 7766 रुपये आ रहा है। हाँ जी, कहाँ क्या हुआ दोबारा चेक करो। दर दे रखी है 10%, समय था अपने पास 1 से 1/2, 2 गुना कर दिया 3, दर होगी आधी 5, ये था अपने पास 48,000, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 21 पंजे 105, 2 पंजे 10, 21 पंजे 20 पंजे 100, 21 फिर 4 पंजे 20, 4 का भाग लगाएंगे 12 चौके 48, तो फिर 2 का भाग लगाएंगे 6, 21 को 21 से ये आ रहा है, तो 6 एकम 6, 6 छिके 36, 3 12 3 15 हासिल 1, 6 नीम 54, 54 और 1 55, और 55 566 है, 55 566 है, 7566 कितना है 7566 आ जाएगा देखो, कितना आ रहा है 7566, कितना आ रहा है 7566। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया देखो, अंकित मूल्य हो गया अपने पास 110, कितना हो गया 110 हो गया देखो, 10% बढ़ा दिया उसने। वह उस वस्तु पर 90% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने में बेची। अब इसको इसके ऊपर क्या दे रहे हैं वो 10% का क्या दे रहे हैं कमीशन दे रहे हैं, तो माइनस कर देंगे 90/100, 0 से 0, 0 से 0, क्या आ गया 99 रुपए। कितने में बेची उसने 99 रुपए में बेच दी। देखो कितने में 99 रुपए में। आपको अच्छे से बताया था बटा से संबंधित क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में लिए जाते हैं। और देख लो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यदि राशियां ए बी सी डी समानुपाती है तो ए डी बराबर है बी सी। अपने अच्छे से जानते हैं, देखो समानुपाती होती है 4 राशियां, तो उनको ऐसे लिखते हैं अपने, देखो ए बी सी और डी। इनमें हम क्या करते हैं, मध्य पदों का गुणा बराबर है बाह्य पदों का गुणा, यानी कि ए गुणा डी बराबर होता है बी गुणा सी, या हम इसको ए डी बराबर है बी सी भी पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो क्या हो रही है, राइट हो रही है। देखो फिर है, यदि ए बी सी डी समानुपाती है तो ए सी बराबर है बी डी, ए सी बराबर बी डी नहीं होता है, ए डी बराबर है बी सी होता है अपने पास। समानुपाती ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपाती बी अनुपात ए होता है। हाँ बिल्कुल, व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो क्या होता है, उल्टा होता है। यदि राशियां ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी
गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, बिल्कुल होता है। तो कौन सा गलत है इसमें? बी ऑप्शन ए गलत है। कौन सा? बी ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी? कितनी वृद्धि और कमी होगी ये बताना है। कितनी वृद्धि और कमी होगी ये बताना है। कितनी वृद्धि और कमी होगी ये बताना है। हाँ जी, कितनी वृद्धि और कमी होगी, कितनी वृद्धि और कमी होगी ये बताना है। तो देखो अपने पास है पहले साल है क्या हो रही है, देखो क्या करना है, पहले साल 10% बढ़ रही है तो बढ़ा दो, 110/100 हो जाएगा। देखो, और इनटू में दूसरे वर्ष में क्या हो रही है, 10% घट रही है तो कमी हो रही है, यानी कि 90/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये, तो क्या आ गया? 25 इंटू में 11 निमे 99 गुणा कर दो। 25 निमे 225 हासिल बच जाएगी अपने पास 22। फिर 25 निमे 225, 225 और 22 कितने हो जाएंगे? 225 और 22 247, यानी 2475 होगी। तो देखो अब पहले तो कितनी थी? 2500 थी, अब कितनी है? 2475 है। तो कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? कमी हुई है। देखो क्या हुई है? कमी। तो वृद्धि वाली बात तो गलत होगी, वृद्धि बात तो गलत होगी। कमी हुई कितनी है? देखो 25 की कमी होगी। क्या होगी? 25 की क्या होगी? कमी होगी। देखो क्या होगी? 25 की कमी हो जाएगी। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है, 2 बिंदुओं ए तथा बी किनके बीच दूरी 50 मीटर है। ए तथा बी किनके बीच? 2 कारों एक्स तथा बी चलती है। यदि x की गति 10 मीटर पर सेकंड तथा y की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तब दोनों के द्वारा कार A से चलकर B तक पहुंचने में लगने वाला समय क्रमश होगा। देखो ऐसे है, ये 2 बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी, ये किनके हटा दो, यहां लिखो K। ऐसे है, ये के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी 50 मीटर है। 2 कारों X और Y, 2 कारें लिखो यहां, कारें, 2 कारें X और Y चलती है। यदि X की गति 10 मीटर पर सेकंड, Y की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तब यहां तब करो, तब दोनों के द्वारा A से चलकर B तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो ज्ञात करना है अपने को। देखो तो समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या पढ़ते हैं अपने? दूरी बटा चाल। तो A के द्वारा समय क्या आ जाएगा? देखो दूरी तो है 50 और इसकी चाल कितनी है A की? देखो A की जो चाल है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 सेकंड क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा A का। B का देखो, B की दूरी कितनी है? वही है, सेम दूरी है। चाल कितनी है? देखो 25। चाल कितनी है? 25। 25 का भाग लगाएंगे 2 तो क्या आ जाएगी? 2 सेकंड, यानी 5 सेकंड और 2 सेकंड आ रहे हैं। 5 सेकंड और 2 सेकंड आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन सही था। इसमें क्या था? सी ऑप्शन सही था। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। रुपए 13,260 को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 रुपए मिले, श्याम को 15, इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रम से मिलेंगे। देखो ध्यान दें, ये देखो राम और एक है श्याम। अब राम को कितने हैं? राम को तो मिले क्या? 11, तो श्याम को 15 मिलते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया बच्चे? अनुपात हो गया। क्या हो गया? एक प्रकार का अनुपात हो गया। समझ गए? हमें इनका विभाजन करना है, कुल दे रखा है अपने को। देखो तो कुल दिया हुआ है तो अनुपातों का क्या करते हैं अपने? कुल। तो राम का याद करना है तो राम का भाग कितना है? 11। कुल कितना हो जाएगा इन दोनों का? 26। इंटू में कुल कितना दे रखा है? 13,260। 26 का इसमें भाग लगा दो। देखो 26 का भाग लगा दो, या इसको छोटा कर लो 13, और इसको करेंगे तो देखो 6 दुए 12, फिर 6 दुए 12 और 2 तिये 6 0। अब 13 का भाग लगाओ इसमें। देखो 13 का भाग लगाएंगे, 13 पंजे 65,
और 13 एकम 13 यानी 510, तो 11 इंटू में 510 बन गया। तो 0, 11 एकम 11, हासिल बच गई 1, 11 5 55 और 1 56, तो 5610 आ रहा है राम को। राम को कितना मिल रहा है? 5610। देखो इस एक में ही है, यानी कि पहले अपने को राम का बताना है। क्रमशः लिखा हो ना तो पहले जो नाम होता है उसी का आता है, तो बी ऑप्शन है सही आ जाएगा। ऐसे ही आपने श्याम का भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? श्याम का। तो श्याम का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? श्याम का भाग कितना है? 15, कुल 26 था और ये था 13,260। इसको इससे कट किया था तो आया था 510, तो 15 से गुणा कर देंगे 510 को। तो देखो 0, 15 का 5 हासिल 1, 15 5 75 और 1 76, 7650 रुपए। ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। इसी तरीके से ऐसे ही आने वाले एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही पर्सन मिलने वाले हैं, बिल्कुल इजी पर्सन, ऐसे ही पर्सन मिलने वाले हैं। ओके हाँ जी। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। किसी त्रिभुज में शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है एवं उसे समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। ध्यान दें, ये असत्य बताना था, सत्य नहीं है, ये असत्य है। तो देखो इसमें ये फर्स्ट भी सत्य सही है और ये भी क्या होता है? प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसका जो लंब केंद्र होता है, और ये भी क्या होता है कि उसकी माध्यिका जो बिंदु होता है समद्विभाजक बिंदु होता है कोणों का। जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ये उस पर लंब नहीं होती है, सामने वाली भुजा को सिर्फ समद्विभाजित ही करती है। तो ये इसमें असत्य था। ये क्या था? असत्य था, ध्यान रखना है। ओके, तीनों सत्य थे इसमें, असत्य डी था। ये असत्य बताना था, इसमें क्या बताना था? असत्य बताना था। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। बिल्कुल ये लगाते हैं सर्वांग समता में अपने। एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के क्या होता है? बराबर हो। बिल्कुल ये भी लगाते हैं अपने। देखो इसको तो अपने ट्रिपल एस पढ़ते हैं, याद करो। किससे? ट्रिपल एस पढ़ते हैं। और इसमें एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और एक कोण है तो सास पढ़ते हैं, याद करो। सास सर्वांग समता है ना। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, इसको अपने आशा पढ़ते हैं, याद करो। होता है कि नहीं होता? एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर, ये नहीं होता है। ये समरूपता का होता है। किसका होता है? समरूपता का जरूर होता है, सर्वांग समता का नहीं होता है, ध्यान रखना है। सर्वांग समता का ये नहीं होता है, समरूपता का होता है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? ध्यान दें, 180 डिग्री से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल चतुर्भुज। और 100 अधिक से ज्यादा वाले को 180 से ज्यादा वाला जो होता है इसको अपने अवतल बोलते हैं, ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण दिए हुए हैं। देखो दो ये समांतर रेखा है, मान लो ये L और ये M है और ये P कोई तिर्यक रेखा है, तो इसमें कोण बताने हैं। देखो ध्यान दें, इस तरीके से जब एक जड़ जैसी आकृति बनती है तो इसमें ये कोण इस कोण के क्या है? एकांतर है। देखो यानी कोण 3 और कोण 6 क्या है? एकांतर कोण है। देखो कोण 3 और 6 जो है वो क्या है? एकांतर कोण बन रहा है। देखो 3 और 6। और कौन सा बन रहा है? देखो और कौन सा बन रहा है? देखो और कौन सा बन रहा है? ध्यान दे, और कौन सा बन रहा है? ये देखो ये वाला भी एकांतर कोण बन रहा है, यानी कोण 4 और कोण 7। कोण 4 और कोण 7 ये भी एकांतर कोण बन रहा है। देखो
तो एकांतर कोण बताने अपने को। 1 और 8, 1 और 8 तो है ही नहीं देखो, 1 और 8, हाँ 1 और 8 भी बन रहा है देखो, 1 और 8 भी एकांतर कोण बन रहा है। 2 और 7 है, 2 और 7, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ये तो कौन से कोण है, रेखिक युग्म के कोण है देखो, ये तो कौन से हो गए, रेखिक युग्म के कोण हो गए, तो ये वाली बात तो होगी नहीं देखो। फिर है 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 तो संगत कोण है देखो, एक ही तरफ बन रहे हैं, तो ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। कौन से कोण है, संगत कोण है। और ये भी नहीं हुआ देखो। फिर है 1 और 5, 1 और 5, ये भी देखो संगत कोण है, सेम एक ही तरफ बन रहे हैं देखो, ये भी कौन है, संगत कोण है देखो, ये भी नहीं है। तो कौन से है एकांतर कोण अपने पास है, 1 और 8 और 2 और 7 क्या है, एकांतर कोण है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, दिए हुए चित्र में कोण एल्फा का मान है, यहां थीटा, ये थीटा है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है, O दिया हुआ है, ये O है सॉरी, ये वृत्त का केंद्र है। तो एल्फा का मान बताना है। अपने अच्छे से जानते हैं परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है, हमेशा याद रखें। परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो केंद्र पर 60 है तो परिधि पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। बराबर नहीं होता है भी, बराबर नहीं होता है। अभी देखा हमने, जो परिधि पर होता है वो आधा होता है, केंद्र का क्या होता है, आधा होता है। किसी वृत्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है लंबाई। फिर है किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी वृत्त में केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सी बात है गलत है इसमें, ए ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि असत्य है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास आयत दे रखा अपने को एक एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड यू जो दे रखा है, ये एक आयत दिया हुआ है। देखो इस तरीके से, ये क्या दे रखा है अपने को, एक आयत दे रखा है। ये क्या दिया हुआ है कि आयत दिया हुआ है। यू जेड जो है वो 5 है, यू जेड जो है ये 5 दिया हुआ है। देखो ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और एक्स यू 4 है, एक्स यू कितना है, ये 4 दिया हुआ है। देखो तो समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू, के एल जेड यू, यहां एल कर लो, ये एल है, के एल जेड यू, ये देखो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अपने अच्छे से जानते हैं, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, है ना। आधार कितना है, देखो 5, और ऊंचाई ये देखो इसकी ऊंचाई है कितनी है, 4, तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 वर्ग सेमी क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ABC हो, हीरो का सूत्र है, हीरोन का सूत्र क्या था, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस ए सी होता है। देखो है ना हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है यदि त्रिभुज की भुजाएं ये है तथा समांतर चतुर्भुज का आधार ये है, तो वाली भुजा है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बतानी है। समांतर चतुर्भुज की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है अपने को। समांतर चतुर्भुज की क्या बतानी है, ऊंचाई जो है वो बतानी है। समांतर चतुर्भुज की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। ध्यान दें, जब क्षेत्रफल समान है, ध्यान दें इसमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल समान दे रखा है, तो पहले अपने उसका जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेते हैं। अब इसमें त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो देखो आपको अलग अलग दे रखी है, तो अलग अलग दे रखी है, तो अपने इसका जो क्षेत्रफल होता है वो किससे निकालते हैं, हीरोन के सूत्र से। कैसे निकालते हैं, हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। तो हीरोन के ये निकालने के लिए पहले एस निकालते हैं। देखो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए कितना है, देखो ए है 26,
B है अपने पास 28 और C है अपने पास 30/2। टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 6 8 14 और 3 2 5 और 2 7 और 1 8/2, यानी कि ये आ जाएगा 42। S आ गया 42। फिर अपने क्या लगाते हैं, देखो S इंटू में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और इसका अंडरूट करते हैं। S 42 है, 42 माइनस ए है देखो 26, फिर 42 माइनस ए बी है 28, फिर 42 माइनस सी है अपने पास 30 और इसका अंडरूट करते हैं। देखो 42 का 42 में से 26 माइनस कर लें अपने, कितने रहेंगे देखो 12 और 4 16 और फिर 28 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा 14 और 30 माइनस करेंगे 12। इनके अपने टुकड़े बना लेते हैं। देखो 2 का भाग देंगे 21, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 16 के बनाएंगे तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा। 14 के बनाएंगे 2 इंटू 7 हो जाएगा। 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, देखो है ना। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितनी बार जोड़े बन जाएंगे 4, तो 4 बार 2 बाहर ले लेंगे। देखो कितनी बार है 4 बार। 3 देखो 1 और 2 तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, और 7 भी 2 बार आया है तो 1 बार 7 बार ले लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, देखो 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 तिये 48 इंटू में 7, इंटू में 7, 7 8 56 हासिल 5, फिर 7 चौके 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहे हैं ये जो क्षेत्रफल है ये त्रिभुज का है, वो कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके बराबर है, दोनों समान है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या था, आधार इंटू में क्या था ऊंचाई। आधार अपने को दे रखा है 28, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी देखो 336 बटा में 28, 336 बटा में क्या आ जाएगा 28, भाग लगा दो। देखो 28 से कम 28, कितना बच गया 5 ऊपर से 6, 28 दुए 56, तो कितनी आ जाएगी देखो 12 सेमी। ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई 12 सेमी आ गई। देखो अपने पास कितनी आ गई 12 सेमी, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है 22 नंबर। साधारणतया एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम है। किताब अपने अच्छे से जानते हैं जो ठोस है वो, और किताब ठोस जो आकृतियां होती है उनको हम अपने जानते हैं अच्छे से। तो ठोस आकृति है इसका मतलब चतुर्भुज तो ठोस है नहीं, आयत भी ठोस है नहीं, ये दो तो वैसे ही क्लियर कैंसिल हो गया। अब जो किताब होती है वो कैसी होती है, देखो उसमें आमने सामने के जो फलक होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आमने सामने के जो फलक हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने के फलक जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आमने सामने के जब फलक बराबर होता है तो वो कौन सी आकृति होती है, घनाभ। कौन सी आकृति होती है बच्चे, घनाभ होती है। तो किताब एक किस प्रकार की आकृति है, घनाभ के आकार की आकृति है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 है। इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो याद रखना है जिनकी संख्या ज्ञात करनी हो, जिनकी संख्या ज्ञात करनी हो उनका आयतन बटा में लिखना है हमेशा ही, याद रखें। तो घन का आयतन कहा जाएगा बटा में, और जिनको पिघला रहे हैं या जिनसे अपने बना रहे हैं उसका आयतन ऊपर लिख देंगे। तो घनाभ का आयतन कहा जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखो घनाभ का आयतन घन है ऊपर भी, देखो ऊपर भी क्या है घन है, यानी कि ये नीचे छोटा घन आ जाएगा, ऊपर बड़ा घन आ जाएगा। देखो यानी कि बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन आ जाएगा। देखो घन का आयतन अपने जानते हैं भुजा की क्यूब होती है। भुजा इसकी 15 दे रखी है तो 15 की क्यूब कर दो, देखो 3 बार लिख दो। और छोटे घन की भुजा है वो 5 है तो 5 को 3 बार लिख दो। देखो 5 का भाग लगाया 3, इसमें लगाया 3, इसमें लगाया 3। देखो 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 27 घनों की आवश्यकता होगी। छोटे घनों को पिघलाना पड़ेगा, यानी छोटे टुकड़े 27 घनों के चाहिए बने को। ओके हाँ जी। एक समकोणीय वर्तीय बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है।
समकोणीय वृत्तीय बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका आयतन बताना है पहले, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, याद रखना है। ओके हाँ जी, वक्र पृष्ठ तो क्या होता है 2 पाई आर एच और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये देखो सेम सेम ऑप्शन दिए होते हैं ऐसे एग्जाम में, तो ध्यान रखना है पहले जो दिया है ना पहले उसी का ही लिखना है अपने को, पहले उसी का देखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें, पाई का मान नीचे दिया हुआ है, ये पाई का मान दे रखा है देखो, ठीक है। दशमलव के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं, ज्यादा बार कौन आया देखो, एक देखो एक एक दो ही बार आया है, एक जो है वो 2 बार आया है देखो, फिर 4 आया देखो, चार कितनी बार आया देखो, 1 और 2 और 3 बार 4 आया देखो, फिर 5 देखो, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 बार ही 5 आया देखो, फिर देखो 9 देखो 9 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार ही 9 आया देखो, फिर 2 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 बार ही 2 आया देखो, फिर 6 को देखो 1 2 और 3 बार ही 6 आया देखो, फिर 3 देखो 1 2 3 और 4 बार आया 3 देखो, फिर 8 एक ही बार आया देखो, 1 और 1 2 बार आया है, 8 भी 2 बार आया है, और 7 भी 2 बार आया है, और 0 देखो 0 एक ही बार आया है, 0 एक ही बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार तो कौन आया देखो 3 आया है सबसे ज्यादा बार, और कम बार कौन आया है 0 कम बार आया है, तो 3 और 0 आ जाएगा, देखो समझ गए हाँ जी, ऐसे देखना था। नेक्स्ट देखें, आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हों तथा 2 आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान भी बराबर हो, कहलाता है। अपने इसे बनाते हैं ना, देखो इस तरीके का ये x अक्ष है देखो, और ये y अक्ष हो गया, इस तरीके के आयत बनाते हैं अपने, देखो इस तरीके के आयते बनाते हैं। इनके बीच में जो चौड़ाई है वो भी हम क्या छोड़ते हैं, समान छोड़ते हैं, और ये जो आयत बनाते हैं वो भी बराबर चौड़ाई के बनाते हैं। तो ऐसा जो होता है वो क्या होता है, दंड आलेख, क्या होता है, दंड आलेख होता है, या फिर इसको स्तंभ आरेख के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, स्तंभ आरेख के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना है। अगर ये पास हो, इनके बीच की जो चौड़ाई है वो ना दे रखी हो, यानी पास हो ये स्तंभ जो है, तो वो कौन सा होता है, आयत चित्र होता है, ध्यान रखना है। तो ये आयत चित्र नहीं है, बारंबारता बहुभुज नहीं है। बारंबारता बहुभुज कौन सा होता है, जिनको रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है वो बारंबारता बहुभुज होता है। तो ये कौन सा है, स्तंभग्राफ है। ओके हाँ जी, चिन्हों, ये देखो टेली चिन्ह दे रखे थे का मान है, इसमें देखो ये, इसको हम क्या पढ़ते हैं 5, ये देखो ये इसमें उल्टा क्रॉस दे दिया, अब उल्टा क्रॉस दे दिया, इसको अपने कुछ नहीं पढ़ते, तो यानी कि ये परिभाषित नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा 5, और परिभाषित नहीं है। ओके हाँ जी, 28 नंबर दिया था, यदि y अक्ष पर एक ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े लाख में इस प्रकार है, तो एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप का कौन सा स्केल होगा। देखो ये दे रखे आपको 1.5 लाख, समझ गए, और फिर है 2.1 लाख, फिर है 2.7 लाख, और फिर है 3.3 लाख। इनको अपने ग्राफ पर दर्शाना है, किस पर दर्शाना है, ग्राफ पर। तो इसमें से एक उपयुक्त जो पैमाना है वो कौन सा लेना है वो बताना है, उपयुक्त पैमाना जो है वो कौन सा लेना है, ध्यान दें। तो यहां ध्यान दें आप, 3 का टेबल चल रहा है, इसमें देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा, 3 का टेबल चल रहा है, इसका मतलब
30,000 का हमें क्या लेना पड़ेगा, पैमाना लेना पड़ेगा। किसका? 30,000 का। समझ गए? 3 का चल रहा है, देखो आपने ध्यान देना है कि टेबल किसका चल रहा है, समझ गए, उसी का ही लेना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, 29 नंबर था, निम्न वृत्त आरेख है, विभिन्न मध्यों पर किए जाने वाला व्यय अवरोही क्रम में दे रखा है अपने को। ठीक है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा होता है, देखो बड़े से छोटा। तो बड़ा कौन है? देखो खाना, यानी सबसे पहले खाना आना चाहिए। तो ये शिक्षा आ रहा है, इसमें मकान आ रहा है, ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। फिर 150 के बाद देखो बड़ा कौन है? इसमें 75 है। 75 क्या है? मकान किराया। तो इसके बाद क्या आना चाहिए? खाने के बाद मकान किराया आना चाहिए। तो मकान किराया इसमें भी है और इसमें भी मकान किराया है, दोनों अभी तक सही है। इसके बाद मकान किराए के बाद देखो कौन सा है? 70 वाला कपड़े। तो कपड़े वाला, इसके बाद कपड़े किस में आ रहा है? देखो इसमें शिक्षा आ गया, तो ये गलत हो गया, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो 30 नंबर। 30 नंबर था, किसी पौधे की 35 पत्तियों की जो लंबाई है के आंकड़े के मिमी तक के सही रूप से निम्न सारणी में दे रखे हैं। क्या ये कहना सत्य है कि अधिकांश पत्तियां हैं वो कितनी लंबाई की है? तो ध्यान दें, यहां 12 जो है वो सबसे ज्यादा मान जो है वो 12 है, यानी कि पत्तियों की संख्या में सबसे ज्यादा मान जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो क्या है अपने पास से? सबसे बड़ी आवृत्ति है। देखो ये 12 बड़ी आवृत्ति 12 है, जो किसके बीच में आ रही है? 145 से 153 के बीच में आ रही है। तो हम ध्यान दें इस चीज में कि उच्च जो मान होता है, इस उच्च मान को लेते हैं, जो उच्च सीमा होती है इस उच्च सीमा को ध्यान देते होते हैं। तो उच्च सीमा यानी कि ज्यादातर जो है वो 153 मिमी लंबाई की जो पत्तियां हैं वो है, 12 सेम पत्तियां हैं देखो ऐसी, तो ज्यादातर वही हुई। ज्यादातर कौन सी हुई? वही हुई। तो ये तो थे 30% ऐसे मैथ के क्वेश्चन। ऐसे ही आने वाले एग्जाम में आपको इसी तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल पेपर इजी सा पेपर आने वाला है, तो आपने घबराना नहीं है, अपनी तैयारी को बेहतर रखना है। अब चलते हैं अपने साइंस के ऊपर। साइंस में क्या दे रखा है? देखो एक प्रारूपी पादप को कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है, केंद्र की स्थिति बतानी है पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में केंद्रीय होती है या परिधीय होती है या आधारीय होती है या कहीं भी हो सकता है, यानी कि उसका जो केंद्रक है वो पादप कोशिका में कहां होता है। तो ध्यान देना है, देखें केंद्रक जो है इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। समझ गए? ये यहां जो है व्याख्या मैंने यहां पहले से नोट करवा ली। क्यों करवाई? क्योंकि अगर अपने इसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा, और अपने अगर इसके ऊपर टाइम लगाएंगे तो बाकी का मैटर जो है वो बहुत ज्यादा छूट जाएगा अपना। तो इसलिए पहले से यहां अपने नोट कर लिया, और यहां से आप देख सकते हैं एक प्रारूपी जो पादप होता है कि कोशिका में केंद्रक जो होता है वो परिधि में होता है। कहां होता है? परिधि में। जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहां होता है? मध्य में होता है। याद रखना है कहां होता है? मध्य में होता है। ओके, हाँ जी। पादपों का जो आनुवंशिकीय पदार्थ होता है वो आरएनए होता है, और जंतु कोशिकाओं का जो आनुवंशिकीय पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। केंद्रक के 2 भाग होते हैं, एक केंद्रिक और एक केंद्रक द्रव्य होता है, या केंद्रिकीय भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में कहां होता है? परिधि में होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? अच्छा, फेमस क्वेश्चन है देखो, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत बार ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अपने लगभग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखें, यूकेरियोटिक के कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार, छड़ या फिर कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों और जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। समझ गए? याद रखना है। इनकी जो लंबाई होती है वो सामान्यतः 5 मीटर होती है। कितनी? 5 मीटर, 5 मिमी होती है, मीटर नहीं है ये, 5 मिमी होती है। मिली एम्पियर, मिली माइक्रो क्या होती है? मिली माइक्रोन होती है।
इनका जो व्यास होता है वो 0.2 से 0.2 मिमी तक होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति केंद्र बोलते हैं, शक्ति ग्रह बोलते हैं, ऊर्जा केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम याद रखना, ये नाम है, याद रखना आप, ठीक है। तो यहां पर एक जो सभी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, क्या है, वसा है, ये वसा है, प्रोटीन है, इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बिजली घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, हाँ जी। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था क्या है, ध्यान दे। समसूत्री विभाजन को प्रोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। कौन सा, प्रोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, प्रोक्ष कोशिका विभाजन। माइटोसिस से शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले 1882 में वोल्थर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वोल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। माइटोसिस का अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, धागे की तरह निर्माण। माइटोसिस का जो निर्माण है वो किसकी तरह होता है, धागे की तरह निर्माण। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रम होता है जो 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है। कौन कौन सा, विश्रामावस्था या इंटरफेज बोल देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज जो सबसे लंबी प्रावस्था होती है, एनाफेज और टेलीफेज, एनाफेज और टेलीफेज, ये 5 प्रावस्थाएं हैं। हमसे क्या पूछा था, सबसे लंबी, तो सबसे लंबी कौन सी होती है, मेटाफेज। कौन सी होती है, मेटाफेज होती है। ओके, हाँ जी। आप इनको अच्छे से, जरूरी नहीं है कि आपको उसी क्वेश्चन से जुड़े हुए बातें जो थी वो एक साथ यहाँ नोट कर दी मैंने, आपको एग्जाम में इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यहीं से प्रश्न बनने वाला है। ओके, हाँ जी, आपने इसी को तैयार करना है। वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, ध्यान दें। वायरस है पोलियो, यह रोग पोलियो मिलाइटिस वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा फैलता है, मिलाइटिस से वायरस के द्वारा फैलता है। ओके, हाँ जी। इस रोग का के जो विषाणु होते हैं वो भोजन और जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। यानी कि आपसे इसका जो अंग है वो अंग पूछा जा सकता है, किस अंग को प्रभावित करता है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, टांगे, हाथ या जो कटी प्रदेश होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी काम करने बंद कर देते हैं। कभी कभी विषाणु मस्तिष्क के श्वास केंद्र को भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे रोगी को श्वास नहीं ले पाता है, वो श्वास नहीं ले पाता है। इसका मुख्य रूप से जो प्रभावित अंग होता है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र है। तो इसमें जो वायरस जनित रोग है वो कौन सा है, पोलियो है। कौन सा है, पोलियो है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। देखो यहां सारे जो रोग हैं विटामिन से संबंधित वो यहां नोट कर दिए मैंने। विटामिन के ए की कमी से कौन, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम पूछे आपसे, रेट्रिनोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग है, रतौंधी रोग। कौन सा, रतौंधी रोग। इसी तरीके से विटामिन बी की, ये जल में 11 प्रकार के विटामिन समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन जाता है, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। वो 11 प्रकार कौन से हैं, देखो B1 थाइमिन होता है, इससे कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। B2 राइबोफ्लेविन, इस शरीर में कमी हो जाती है, कौन सा, क्लोसिस रोग हो जाता है इससे। B3 नियासिन, पेलाग्रा रोग। B6 से पायरिडोक्सिन और इससे चर्म रोग हो जाता है। B7 बायोटिन, इससे मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, ये इसके रोग आगे। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, यानी कि आरबीसी की परिपक्वता में कमी आ जाती है। आरबीसी की परिपक्वता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ओके, हाँ जी। तो अपने से क्या पूछा था, रतौंधी। तो रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसी तरीके से B12 की अगर बात करें तो क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। इसमें शरीर में जो स्नायिक दोष होते हैं वो आ जाते हैं। सी की कमी से कौन सा रोग है, स्कर्वी। क्या नाम है इसका, एस्कोर्बिक एसिड। डी
कैलिसफेरोल रिकेट्स रोग हो जाता है। ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, इसको टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। के नेप्थोकेनोन फिलो या फिर फिलोफिलिनोन, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। पी जो होता है वो निकोटिनामाइड, इसमें कोशिकाएं दुर्बल और प्रतिरोधक शक्ति क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये विटामिन से जुड़े हुए सारे के सारे रोग जो है वो एक साथ यहाँ लिख दिए मैंने। ओके, आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ से विटामिन से संबंधित रोग का क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना है। विटामिन की कमी से जो रोग है ये अच्छे से तैयार कर लेने आपने, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। तंत्र जो है वो कौन सा है, ध्यान दें। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग के विषाणु का नाम होता है HIV। इस HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। लक्षण क्या होता है, रोगी का शरीर जगह जगह से फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है। प्रभावित अंग जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र है। क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है। तो प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है, प्रतिरक्षा तंत्र है। कौन सा है, प्रतिरक्षा तंत्र है। कौन सा है, प्रतिरक्षा तंत्र है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है अपने पास प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। ध्यान दें कि भौतिकी के जो पिता है किसको कहते हैं, न्यूटन को। इसने सन 1687 में अपनी पुस्तक जो प्रिंसिपिया है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया, में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। कौन कौन से नियम थे, इसने 3 नियम दिए थे। कितने नियम है, 3 नियम दिए थे। एक तो प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्या होता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, या फिर अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। इसी तरीके से द्वितीय नियम है, क्या आ जाएगा, द्वितीय नियम है। और तृतीय नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस जो तीसरा नियम होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर है परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अर्थात 2 वस्तुएं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस नियम को कहा गया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो कौन सा है, तीसरा नियम है। कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, याद रखना है। शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। इसे W से दर्शाया जाता है। किसे, W से। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड या 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, तो कार्य करने की दर जो है वो क्या है, शक्ति कहलाती है। ओके, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा संचरण कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा संचरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां पढ़ी थी हमने, याद करो। एक चालन विधि, एक संवहन विधि और एक विकिरण विधि। चालन विधि, इस विधि में ऊष्मा का प्रसार कणों के द्वारा संपन्न होता है। संवहन, इस विधि में ऊष्मा का संचरण कणों की समय की गति के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। और इस विधि में ऊष्मा का प्रसार तरंगों के रूप में होता है। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण
किसमें होता है? निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है। तो कौन सी विधि थी? विकिरण विधि थी। कौन सी विधि थी? विकिरण विधि थी। ओके, हाँ जी। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक, बल क्षेत्रफल दाब, बल क्षेत्रफल दाब, ध्यान दें, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। दाब का एमकेएस में मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखें। वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेयर में मापा जाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 होता है ये दाब का मान उपस्थित क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 एम्पियर दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है। ऊंट के पैर पर रेगिस्तान में नहीं धंसते हैं क्योंकि ऊंट के पैर का क्षेत्रफल अधिक होता है, इस कारण दाब क्या लगता है? कम लगता है। नुकीली कील को दीवार में ठोकने पर आसानी से अंदर धंस जाती है क्योंकि कील दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? कम घेरती है। तो दाब वृद्धि के साथ पानी का जो क्वथनांक है, पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? पानी का क्वथनांक घट जाता है। पानी का क्वथनांक घट जाता है। उद्रोपातन का गुण पाया जाता है। उद्रोपातन का गुण पाया जाता है। उद्रोपातन क्या होता है? देखें, कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले पुनः वाष्प से ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? उद्रोपातन कहते हैं। किसमें होता है? नौशादर है, आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, इनमें ये गुण देखा जाता है। तो आपको बताना इनमें से किसमें है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसको हम क्या लिखते हैं? देखो NH4Cl, क्या लिखते हैं? NH4Cl। इसे ही हम क्या बोलते हैं? नौशादर। क्या बोलते हैं? नौशादरे कहते हैं। ओके, हाँ जी। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा होती है। ध्यान दें, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा उस पदार्थ के विशिष्ट उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा कहलाती है। ध्यान रखना है, विशिष्ट उष्मा बराबर क्या होता है? डेल क्यू बटा में m इंटू डी थीटा होता है। 1 ग्राम जल को गर्म करने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार 1 लीटर जल को गर्म करने के लिए 1000 कैलोरी या फिर 4200 जूल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 4200 जूल की आवश्यकता होती है, याद रखना है। तो कितना आ जाएगा? 1000 कैलोरी। कितना आ जाएगा? 1000 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 1 किलोग्राम पानी की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, हाँ जी। एक उत्तले गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, बताना है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, ध्यान रखना है, और सीधा बनता है। उसका आकार सदैव बिंब से क्या होता है? छोटा होता है। द्वि उत्तल लेंस में बिंब अगर F1 यानी बाईं ओर फोकस है तो प्रकाशी केंद्र के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अन्य सभी स्थितियों में भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में लेंस तथा हिंदी संस्करण में दर्पण का पूछा गया था, तो आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। यानी कि अंग्रेजी वाले में तो क्या था? लेंस था, और हिंदी वाले में दर्पण नाम दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो दर्पण के हिसाब से देखें तो दर्पण में क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। लेंस में देखें तो वास्तविक और उल्टा होता है। लेंस में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ध्यान रखना है। अगर ये लेंस होता तो लेंस के अंदर क्या आ जाता? उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा आ जाता, ध्यान रखना है। ओके, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण घुमाव कोण होगा। यानी कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो 20 डिग्री कोण घूम जाती है। कितनी? 20 डिग्री कोण पर क्या हो जाती है? घूमे जाती है। ठीक है, हाँ जी।
दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है, ध्यान रखना है। दूरदृष्टि दोष, ये ध्यान दें, देखो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल, जरा दृष्टि के लिए द्विफोक्सी और दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार। मैंने आपको ये पूरी क्लास के अंदर पीछे अच्छे से डिटेल से समझा रखा है एक एक को, तो आप अगर क्लास किसी ने नहीं लगाई है तो ये क्लास अच्छे से लगा सकते हैं आप। तो कौन सा है दूरदृष्टि दोष है, तो दूर के लिए कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा, उत्तल लेंस से का चश्मा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है, ध्यान दें, अपसर्वे की 20 हर्ट्ज से कम, जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। सर्वे ऑडिबल, जिसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। परासर्वे, जिनको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये तो 20 हर्ट्ज से कम होगी, ये 20 हर्ट्ज से अधिक है, और 20,000 हर्ट्ज से कम, ये 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक है। तो ये आ गई 20,000 हर्ट्ज से अधिक। देखो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य क्या होता है, ध्वनि का मोटापन या पतलापन ही क्या कहलाता है, तारतम्य। यानी कि जिसको अपने तीखा बोलते हैं, भारीपन बोलते हैं, है ना, वही क्या दर्शाता है, तारतम्य दर्शाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक उच्च तारतम्य और एक है निम्न तारतम्य। उच्च तारतम्य, जिस ध्वनि का तारतम्य उच्च होता है वे पतली होती है। वो ध्वनि क्या सुनाई देगी अपने को, पतली यानी तीखी ध्वनि सुनाई देगी। उच्च तारतम्य वाली ध्वनि कानों में चुभन पैदा करती है। उच्च तारतम्य वाली ध्वनियां प्रभावशाली होती है, जैसे महिला की है, मच्छर की ध्वनि है, पक्षी की ध्वनि है। इनका जो तारतम्य होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। जो निम्न वाली होती है, जिस ध्वनि का तारतम्य निम्न होता है वे मोटी होती है। निम्न तारतम्य वाली ध्वनियां कानों में चुभन पैदा नहीं करती है और ये अधिक प्रभावशाली नहीं होती है, जैसे कौवा की ध्वनि है, पुरुष की है, शेर की ध्वनि है ना। इनका तारतम्य क्या होता है, निम्न होता है। ओके, हाँ जी। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या दर्शाती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। देखो कोई भी क्षेत्र दे रखा हो, इसमें यहाँ चित्र था, चित्र ए नहीं लिया ना, चित्र था यहाँ, चित्र ए नहीं लिया गया। तो कोई भी क्षेत्र दे रखा हो, कोई भी क्षेत्र दे रखा हो आपको, जैसे ये क्षेत्र दे दिया और इस क्षेत्र में से अगर कोई चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है ना। इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। याद रखना है, क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। एक बल्ब 100 वाट का 200 वोल्ट को 160 वोल्ट तक के साथ जोड़ा गया है तो शक्ति ह्रास होगा। शक्ति ह्रास जो होगा वो बताना है कितना होगा। शक्ति ह्रास जो है वो बताना है कितना होगा। शक्ति ह्रास जो है वो बताना है कितना होगा। शक्ति ह्रास जो है ये बताना है अपने। तो अपने पास P दे रखा है और यानी कि P दे रखा है अपने पास 100 वाट है और V2 दे रखे हैं। तो पहले को V1 मान लें अपने, ये दे रखा है 200 वोल्ट और V2 दे रखा है अपने पास 160 वोल्ट दे रखा है, 160 वोल्ट। शक्ति ह्रास यानी कि इसको P1 मान लें, यानी P2 जो है वो अपने को ज्ञात करना है। देखो इसका सूत्र क्या होता है, याद रखें जब भी इससे ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपने ध्यान रखना है इस चीज को। क्या याद रखना है, V2 बटा में V1, V2 बटा में V1 और इनटू में कर दो, इनटू में P1 बराबर क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, P2। ओके, हाँ जी। V2 कितना है, V2 देखो अपने पास 160 दे रखा है, इसकी स्क्वायर करते होते हैं तो 160 बटा में V1 कितना दे रखा है, देखो 200, इसकी स्क्वायर करनी है और इनटू में P1 दे रखा है देखो 100 वाट बराबर है P2। देखो तो 160 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो देखो इसको, और ये 200 इंटू 200 हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, इंटू में 100 भी पड़ा है अपने पास, बराबर है P2। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 का भाग लगाया 8, ये 2 का लगाया 8,
तो कितना आ जाएगा 64, यानी कि जो शक्ति ह्रास है वो कितना आ जाएगा 64 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 वाट आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये आपको अच्छे से बताया था। ये किसका होता है? ऊर्जा का होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। ध्यान दें, देखो ऊर्जा है, देखो इसको जूल में लिखते हैं या किलोवाट घंटा भी लिखते हैं। शक्ति का जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। विद्युत आवेश कुलाम्ब होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। याद रखना है, किलोवाट घंटा जो होता है इसको अपने यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति हो। जब 1 किलोवाट शक्ति हो तब इतनी ऊर्जा होगी। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 तो वर्ग मध्य मूल विद्युत वाहक बल होगा। वर्ग मध्य मूल विद्युत वाहक बल होगा। ध्यान रखना है, क्या होता है? E0 बटा में √2 होता है। E0 बटा में √2 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग मध्य मूल विद्युत वाहक बल क्या होता है? E0 √2 होता है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट, अपमार्जक जटिल लवण है। अपमार्जक जो होते हैं वो जटिल लवण होते हैं सोडियम के, कैल्शियम के, कार्बन का, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ये बताना है। मैंने आपको बताया था साबुन वाले में, याद करो, साबुन के अंदर हम क्या लेते हैं? साबुन में सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक जो होते हैं, जो अपमार्जक है वो किसके लवण होते हैं? अपमार्जक के या तो सल्फोनिक लवण होते हैं। सल्फोनिक लवण होते हैं। क्या? सल्फोनिक लवण होते हैं या फिर कैल्शियम के लवण होते हैं। किसके? कैल्शियम। किसके? कैल्शियम। ठीक है हाँ जी, तो ये दीर्घ श्रृंखला के कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये केवल मृदु जल में घुलनशील होते हैं, कठोर जल में नहीं होते हैं। कठोर जल के अंदर जैसे इनको घोलेंगे तो ये जैसे पानी फट जाता है ना, उस तरीके से हो जाएगा, यानी चिपचिपा पदार्थ बना लेते हैं। ये मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में क्या होते हैं? घुलनशीले होते हैं। ओके, तो क्या आते हैं? यानी सोडियम, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो सोडियम का ही लवण होगा। क्या होगा? ये एक सल्फोनिक का अम्लों का होगा, ध्यान रखना है। और ये क्या होते हैं? कार्बन परमाणु के वसा अम्लों के होते हैं। ये वसा अम्लों के होंगे। ओके, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के अंदर? ध्यान दें, किसी दस्तावेज या मुद्रित लेख या प्रमाण पत्र आदि की वैसी प्रतिलिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत भेजने का एक सरल साधन फैक्स मशीन है। क्या है? फैक्स मशीन है। प्रत्येक फैक्स मशीन को एक फैक्स नंबर दिया जाता है जो उसका टेलीफोन नंबर होता है। जब भी कहीं फैक्स करना हो तो सर्वप्रथम फैक्स मशीन पर उस स्थान के टेलीफोन कोड सहित वहां की फैक्स मशीन का फैक्स नंबर डायल करते हैं। क्या करते हैं? डायल करते हैं। ये यहाँ जो व्याख्या है ये इसकी व्याख्या नहीं है। देखो, इसकी व्याख्या जो है ये गलत हो गया थोड़ा सा ना, यहाँ ये और व्याख्या आ गई। देखो, इसको यहाँ आपने यहाँ नहीं ये तैयार करनी है, ये व्याख्या, ये और व्याख्या आ गई, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, तो इसको थोड़ा ये मिस्टेक होगी, ये इसको सही कर लेना थोड़ा, है ना, ये बता देंगे आपको। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों का मिश्रण? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन और मीथेन, या ऑक्सीजन या एथिलीन होती हैं। तो मिश्रण जो होता है उसमें किसका होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर होता है टंगस्टन जो होता है वो इसको किससे लिखते हैं? अपने W से। किससे लिखते हैं? W से, ध्यान रखना है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन है जो एसिटिलीन नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए ऑक्सीटोसिन ज्वाला के रूप में होता है जो ऑक्सीजन गैस और
को मिश्रित करने से बनती है। यहाँ ये पीछे वाले का है, देखो इसमें एसिटिलीन आएगा, ये आएगा देखो ऑक्सीजन है और ए के साथ हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन तो एक ईंधन हो गया, एसिटिलीन आएगा, एसिटिलीन गैस आएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? विश्व उष्णता के लिए आपको अच्छे से बताया था CO2 थी। कौन सी थी? CO2 याद करें, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग जो ये दे रखे हैं, ये व्याख्या जो है उससे पीछे वाले की है, ये जो व्याख्या है ये उससे पीछे वाले क्वेश्चन की व्याख्या है। ओके हाँ जी। नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। आपको अच्छे से बताया था कि कोई भी परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ये उसके बराबर होती है, ये उसके बराबर होती है। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस जो प्रोटॉन बनेगा वो उसकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, ये द्रव्यमान हो जाएगा। ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन यानी कि ये भी द्रव्यमान हो जाएगा। देखो प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ये बताना है। ध्यान दें, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना चाहिए, 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट से साफ साधारण नमक लगाना चाहिए, वैसलीन प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना चाहिए, ये लगाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं, जो स्वभाव के अनुसार, जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरियम या फिर वन। वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, है ना, ये जो पाले जाते हैं उनके स्वभाव के अनुसार जो पाले जाते हैं उनकी बात करनी है। स्वभाव के अनुसार जो पाले जाते हैं उनकी बातें कर रहे हैं अपने, है ना। तो वो कौन से आ जाते हैं? वो हो जाते हैं संग्रहालय। क्या आ जाएगा? संग्रहालय आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य समान है। ध्यान दें, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, यद्यपि ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों वैसे तो अलग अलग है लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? घनिष्ठ संबंध होता है इन दोनों में। उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास? ध्यान रखना है, जो उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य है यही इसके अंदर प्राप्य और उद्देश्य ये सही है, ये तो सही है देखो। और प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते विद्यालय कार्यक्रम द्वारा। यानी क्यों नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? सही नहीं है। देखो सही नहीं है, कौन सा? 2 नंबर सही नहीं है। ओके हाँ जी। ये आपको इसके बारे में पूरा का पूरा जो है विस्तार से इसकी व्याख्या जो है वो दी हुई है। ओके, तो ये था अपना 2011 का पेपर जिसके बारे में हमने डिस्कस की। तो कल अपने 2012 का जो पेपर था उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बने और जो पिछले सालों के जो पेपर हैं उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन बातों को आपने क्या करना है? विस्तार से यहाँ सीखना है। और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं। आने वाले एग्जाम के अंदर भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं, इन्हीं से रिलेटेड, यहीं से जिस तरीके से आपको कल देखेंगे 2012 का पेपर
पेपर दिखाएंगे। उसमें जो ये आज हमने 2011 का पेपर देखा है, जिस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन है उसी टॉपिक से उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही 2015 में मिलेंगे। तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कल की क्लास देखना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।